दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल के दिन दोस्तों यूएस के मार्केट ने बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स 1% के साथ में नीचे, S&P 500 को देखने चले तो 1.33% की गिरावट है, नेस्डे को देखने चले तो 1.5% का डिप है। कल यानी फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट में ही नहीं, यूएस मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। साथ में आगे चलते हैं। क्रूड ऑयल का जो प्राइस हमने देखा था 10% के साथ में बढ़ गया था, 10% के साथ में बढ़ गया था। अभी आप देख सकते हैं 12% के साथ में ऊपर जाके क्लोज हो चुका है, 91 के आसपास ही पहुंच चुका है। और इसका टॉप देखने चले तो कल के दिन ये 15% तक ऊपर चला गया था। काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पे क्रूड ऑयल ने दर्ज की है और इसका इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट के ऊपर। कुछ इम्पैक्ट तो वैसे भी अभी से ही देखना शुरू हो चुका है और मार्केट इसको प्राइस इन करने की कोशिश करेगा और इस वजह से मार्केट हो सकता है और भी गिरावट हमको दिखा दे। साथ में देखिए दोस्तों, वॉर को देखे कि क्या सिचुएशन है तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ईरान ने कहा था कि आसपास के जो भी देश हैं उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अटैक हो चुका है दुबई पे, आबू धाबी पे और भी आसपास की कंट्रीज के ऊपर। इसकी वजह से ट्रंप अभी के समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ट्रंप आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वार्निंग दी है ट्रंप ने कि बहुत बड़ा हिट पड़ने वाला है इसराइल के ऊपर आज के दिन। आज के दिन हो सकता है कुछ बड़ी न्यूज़ हम सुन पाए और वॉर आगे और ज़्यादा एस्केलेट होती हुई देखने को मिल जाए। ऐसे में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि क्या कर सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज, तो ऐसे में काफ़ी गिरती है। तो पैटर्न क्या कहता है, कितनी गिरावट हो सकती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दूंगा और उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। साथ में देखिए दोस्तों, स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हुए इस बार हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज को पकड़ना ऐसे मार्केट के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आपको याद होगा तो स्मॉल एंड मिड कैप जो फंड्स थे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब मार्केट गिरेगा इनमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो उसके अंदर डिस्कशन अपन करेंगे। लार्ज कैप कंपनीज या फिर ऐसी कंपनीज जिनके डेटा पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा समझने में आसान है, कन्विक्शन है, ऐसी कंपनीज को डायरेक्टली खरीदते हैं इन्वेस्टर्स। अगर एक बंच में आपको खरीदना है, एक बास्केट में खरीदना है, तो फिर फंड्स की तरफ जा सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप के लिए। लार्ज कैप के लिए कोई फंड मेरे हिसाब से अच्छा होता नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज आप खुद खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है स्मॉल कैप कंपनीज, तो कुछ फंड्स इन्वेस्टर ले सकता है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है और फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अभी के समय स्मॉल एंड जो मिड कैप कंपनीज उनकी वैल्यूएशन कहाँ पे है। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर हम बात करते हैं और उससे अपने को काफ़ी कुछ डेटा मिलता है, काफ़ी कुछ इंसाइट मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चलें ताकि आपको खुद भी स्टडी करने में आसानी हो। एक होमवर्क मैं आपको दूंगा फंड्स को लेकर, आपको थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को देखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2003 से लेकर फरवरी 2026 तक का डेटा हमारे सामने है। ये आप देख सकते हैं SMID, इसका मतलब है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन कंबाइन करके यहाँ पे वैल्यूएशन निकाली है। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन है एवरेज वैल्यूएशन की। अब जैसे जैसे देखिए दुनिया बढ़ती है, आगे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैल्यूएशन की भी री रेटिंग होती है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन का एवरेज था 10, यहाँ पे हुआ 15, अभी के समय एवरेज जो वैल्यूएशन हो चुकी है 20। आज की जो एवरेज वैल्यूएशन है 20, 2008 का ये पीक था, ठीक है। उस समय ये 20 की जो वैल्यूएशन थी बहुत महंगी थी, लेकिन आज ये जो 20 की वैल्यूएशन है ये काफ़ी सस्ती है। मार्केट जैसे जैसे ग्रो करता है, दुनिया जैसे जैसे ग्रो करती है, उस हिसाब से जो वैल्यूएशन है, जो कंट्री है, ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन भी ग्रो करती है। लेकिन देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि वैल्यूएशन अगर ग्रो कर रही है, री रेटिंग हो रही है, लेकिन जो स्टॉक्स है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो जितना बीच में गैप होता है उतना ही बड़ा करेक्शन होता है। यहाँ पे अपन चेक करते हैं सबसे पहले कि 2007 में आप देख सकते हैं 100% प्रीमियम पे था एवरेज। फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि चार्ट अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसको एक बार अपन देख लेते हैं। देखो TTMP यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब यह है कि 1 रुपए कमाने के लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए दे रहे हैं, ठीक है। अगर P20 है तो 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप 20 रुपए दे रहे हैं, अगर P रेशियो 10 है तो आप 10 रुपए दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपीज़, और जितनी ज़्यादा आप P रेशियो देखेंगे, इट मीन्स इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी आगे चल के उतनी ज़्यादा अर्निंग्स करेगी।
ठीक है, साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो एवरेज है, ये एवरेज बताने की कोशिश की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म मीडियन अभी के समय कितना है, 20 का है। सो आज की डेट में अगर 20 से नीचे वैल्यूएशन हो तो वो चीप होगा, 20 के आसपास वैल्यूएशन हो तो वो फेयर होगा, और 20 के ऊपर एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। सो फर्स्ट अपन आते हैं 3 और 7 में। सो यहाँ पे देखिए बुल मार्केट एक्सपेंशन था, वैल्यूएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, 2007 का पीक बना 20 का, जो कि 100% ऊपर था एवरेज समय। उस समय का एवरेज कितना था, 10 का था, तो 20 का पी यानी डबल था। सो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी वहाँ पे दिखाई दी थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, क्राइसिस हुआ 2008 में, 13 में मैसिव डी रेटिंग देखने को मिली। जो वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर चली गई थी वो डी रेट होके नीचे आई, और उस समय आप देख सकते हैं लोएस्ट हिट किया 2013 में 10 के पीई पर। सो जहाँ पे इन्वेस्टर्स 20 रुपये पे कर रहे थे 1 रुपये की अर्निंग पर, उस समय इन्वेस्टर्स ने 10 रुपये पे किया 1 रुपये की अर्निंग्स पर, जो कि ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, तो उस समय आप देख सकते हैं काफ़ी स्टॉक्स गिरे थे, और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि जो चार्ट आपको बताने की कोशिश करा है, इस समय काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वापस से एक बड़ी तेजी आती है। इस तेजी को हम बोल सकते हैं 2017 के आसपास की तेजी, 14-17 के आसपास आप देख सकते हैं वापस से री रेटिंग साइकिल शुरू हो गई, इकोनॉमिक रिकवरी, लिक्विडिटी पुश था, वैल्यूएशन वापस से ऊपर गई। 2017 का जो बुल मार्केट था उस समय वैल्यूएशन 29 तक पहुंच गई थी। उस समय जो एवरेज था वो 15 के आसपास था, तो वहां से 100% ऊपर लॉन्ग टर्म एवरेज पहुंच गया, यानी 2008 के अंदर भी 100% ऊपर डबल हो गया था एवरेज से, और 17 के अंदर भी आप देख सकते हैं एवरेज से डबल हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, 18-20 आपने देखा, उस समय कोविड का क्रैश आया तो 15 के आसपास हो गई, और वहाँ पे एक और एंट्री जोन बन गया, यानी अपने मीडियन के नीचे तो नहीं गई 15, लेकिन 15 के आसपास आ गई थी, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में हुआ क्या है, यहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स इतने कुछ खास मार्केट में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर आ गए, जो कि लिक्विडिटी लेके आए। पैसा भी प्रिंट हुआ था कोविड में, तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई मार्केट के अंदर, जिस वजह से इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन, रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखा कि कौन से फंड्स ने रिटर्न ज़्यादा दिए, तो स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है, तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सो आप देख सकते हैं 24 तक री रेटिंग होती है आफ्टर कोविड। ड्राइवर क्या थे, मैसिव लिक्विडिटी, रिटेल इन्वेस्टर्स बूम, एसआईपी फ्लो, ग्रोथ, नैरेटिव। ये भी नैरेटिव भी दिया गया था कि मार्केट इस तरह से चलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन उसके हिसाब से ही डिसाइड की जाती है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पहुंच गया, 23 में 28। पीक की बात करें तो 46 तक पहुंच गया, ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, इतना पी आज तक नहीं पहुंचा, ये ऑल टाइम हाई का पी है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यूएशन चल गई थी, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आप 46 रुपीज़ पे कर रहे हैं, जहाँ पे 10 का भी आपको माल मिलेगा, 20 का भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 46 रुपीज़ तक पे किया जा रहा था। सो यहाँ पे अभी आप देखोगे करंट सिचुएशन के अंदर तो करेक्शन, यानी 46 से नीचे आके 36 हो चुका है, और 36 भी काफ़ी ऊपर है। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% ऊपर है, लेकिन यहाँ से हम बोल सकते हैं एवरेज से 78% ऊपर अभी भी देखने को मिलती है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊपर चले गई। अगर 23 में टॉप लगता और 23 के बाद में एक मेजर करेक्शन होता, सो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक हिट मारते, लेकिन वहाँ से और ऊपर चला गया मार्केट। सो करेंटली 78% ऊपर आप देख सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन है। अब देखिए अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, अपने मीडियन पे आती है इस तरह से, तो फिर तो काफ़ी मार्केट गिरेगा, क्योंकि 78% ऊपर है। लेकिन होता क्या है, या तो कंपनी के नंबर्स बढ़े या फिर कंपनी के स्टॉक गिरे। अब नंबर्स बढ़ने के चांसेस तो देखो बहुत कम है, क्रूड महंगा हो चुका है, तो कंपनी के गिरने के चांसेस ही काफ़ी ज़्यादा है। सो इसी वजह से मार्केट के अंदर अभी इन्वेस्टर्स थोड़ा कैश रखे हुए हैं। अगर मैं स्मॉल कैप फंड्स की बात करूँ, कॉन्ट की बात करूँ, और भी काफ़ी सारे फंड्स हैं, वो खुद लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, कुछ कैश रख रहे हैं जमा करके। सो इन्वेस्टर्स को भी वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि मार्केट सस्ता हो चुका है, काफ़ी स्टॉक गिर चुका है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसा चार्ट बता रहा है। लेकिन अगर वॉर एंड हो जाती है और फिर कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली फिर मार्केट इतना नहीं गिरेगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी के अच्छे नंबर्स आने पर ऑटोमेटिकली कम होगी, तो फिर स्टॉक नहीं गिरेगा बल्कि वैल्यूएशन कम होगी। तो डिपेंड करता है खेल कि कितना क्रूड ऊपर जाता है और कितना मार्केट एक्सपेंसिव होता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डेटा और देखते हैं। मैं आपको चार्ट के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। ये निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट है और इसमें हमने देखा 2008 में जब वैल्यूएशन गिरी थी 50%, तो स्टॉक 70% गिरे थे। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक बॉटम देखा जो कि 40% का था। उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे एक बॉटम देखा जो कि 35% का था। ये बॉटम नहीं है वैसे। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि कोविड की गिरावट को हटा दिया है, क्योंकि कोविड से पहले ही मार्केट यहाँ पे 17 में पीक पर था। तो 2-3 साल तक 18, 19, 20 के स्टार्टिंग तक मार्केट वैसे ही गिरा था विदाउट कोविड। तो 33% मार्केट उस समय नीचे था। अगर मैं कोविड की गिरावट को इसमें इंक्लूड कर दूं तो 50% मार्केट गिरा था। तो अगर हम ये देखें कि कोविड या 2008 जैसा क्राइसिस नहीं हो तो फिर मार्केट कितना गिर सकता है? 40% गिर सकता है, 35% गिर सकता है। बट अभी तो स्मॉल एंड मिड कैप, सॉरी मिड कैप की बात करो, स्मॉल कैप थोड़े नीचे आ चुके हैं, लेकिन मिड कैप अभी भी काफ़ी ऊपर है। सो यहाँ पे भी बहुत कुछ बाकी है। रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते, देखो एफआई तो ये सब डेटा देख के बेच रही है, उनको बेचना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। लेकिन डीआईज कंटिन्यूसली बाय करी तो वो वैल्यूएशन नीचे आ नहीं पा रही है। सो या तो हैवी टाइम करेक्शन अपन आगे चल के देखने वाले हैं कि कई सालों तक पैसा नहीं बनेगा, या फिर शार्प प्राइस करेक्शन अपन देख सकते हैं अगर वॉर कंटिन्यू चलती है और कंपनी के नंबर्स नहीं सुधरते हैं। तो इस कंडीशन की अपन बात करें। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल कैप का चार्ट आपको दिखाई देगा कि कोविड की गिरावट को मैं हटा दूं 17 के टॉप से 50% बिना कुछ कोविड के ही स्टॉक्स नीचे आ गए थे। इंडेक्स की बात करूं, स्टॉक तो सोच लो फिर कैसे गिरे थे। कोविड की गिरावट को अगर मैं इंक्लूड कर दूं 70% यहाँ पे क्रैश हुआ था। स्मॉल कंपनीज वैसे अभी थोड़ा गिरना शुरू कर चुकी है मिड कैप के कंपैरिजन में, लेकिन वैल्यूएशन आपको बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पे बहुत कुछ अभी बाकी देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टली स्टॉक खरीदेंगे स्मॉल कंपनीज में तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, और कुछ कंपनी के स्टॉक आते हैं समझ में, उनको लेना भी चाहिए क्योंकि बड़ा पैसा वहीं पे बनेगा। लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और उसके अंदर स्टॉक समझ में आएंगे नहीं, कुछ खरीदेंगे लेकिन वैसे चलेंगे नहीं, तो काफ़ी लोग फंड की तरफ जाते हैं। लेकिन फंड भी रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे जब स्टॉक ही नहीं चलेगा, इंडेक्स ही गिरेगा। स्टिल फंड में गिरावट हो सकता है थोड़ी सी कम देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर कोशिश करेगा कि ऐसी कंपनीज को खरीदें जिनकी वैल्यूएशन कम है। सो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे फंड को कैसे चुने। नेम मैं आपको नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप खुद आराम से अच्छे फंड को चुन पाओगे, क्योंकि जो खेल है सब वैल्यूएशन का है। सो हम क्या करते हैं, एक फंड को देखते हैं। मिड कैप की कैटेगरी की बात करूँ, वहाँ पे स्मॉल कैप में भी ये चीज़ें चेक करना, बाकी फंड्स में भी आप ये चीज़ें चेक करना। देखो मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का, 16% क्रैश कर चुका है 6 महीनों में, और बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं एक और फंड आपको दिखाऊं, मिड कैप का ही है, निपॉन, इसके अलावा HDFC आप देख सकते हैं और भी देख सकते हैं। तो ये जो फंड है ना, ये 6 महीनों में 2% ऊपर है, यानी ये गिरा नहीं है 6 महीनों में। जबकि मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये 16% नीचे है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पास में ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे सेक्टर हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। टेक हम देख सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम चल रही है। सेकंड, जो अगर हम इस फंड का पी रेशियो देखें तो 4 का है, यानी सुपर एक्सपेंसिव। अगर मैं निपॉन का पी देखूं तो निपॉन आप देख सकते हैं 26 का है। पी रेशियो का गेम है। देखो मार्केट कितना भी महंगा हो, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनीज कैसी हो, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कितनी वैल्यूएशन पे है। आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा, किसी और का ज़्यादा गिरेगा इस मार्केट के अंदर, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, आपकी वैल्यूएशन कम होगी। सो ये गेम है। फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे है, टेक ओनली 8% का है। तो ये फंड मोतीलाल के कंपैरिजन में काफ़ी कम गिरावट दिखाएगा, और जितना कम गिरेगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और भी रेशियोज अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 2 रेशियोज आपको देखने चाहिए, बीटा और अल्फा। बीटा में क्या होता है कि मार्केट जितना मूव करता है, अप्स एंड डाउन्स करता है, उसके अगेंस्ट में आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे कर रहा है। अगर ये 1 के ऊपर है तो यानी मार्केट से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो वॉलेटाइल है, अगर ये 1 से नीचे है तो कम है। तो यहाँ पे 1 से नीचे है, विच इज़ गुड। अल्फा क्या करता है कि मार्केट का जो बेंचमार्क है मिड कैप का, उसके अगेंस्ट में आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न देता है। तो अल्फा 4 है, यानी ज़्यादा रिटर्न दिया है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ तो यहाँ पे बीटा ठीक है 1 से कम है, लेकिन पिछली जो मतलब फंड था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। अल्फा की बात करें तो बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बेंचमार्क से ये महंगा है।
ठीक है, तो बुल मार्केट में इसने अच्छा किया क्योंकि पी एक्सपेंड कर रहा था तो काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे बने, लेकिन अभी के समय सिचुएशन अलग है। सो यहाँ पे मैं आपको एक क्विक चार्ट डेटा टेबल दे देता हूँ। पोर्टफोलियो 1 निपॉन, 2 यानी मोतीलाल ओसवाल, आप देख सकते हैं विच इज़ बेस्ट। पोर्टफोलियो 1 वैल्यूएशन में पीबी के अंदर भी, बीटा के अंदर भी, अल्फा के अंदर भी, शार्प रेशियो के अंदर भी, ये सारे जो रेशियोज है उसके अंदर पोर्टफोलियो 1 बेस्ट है। सो आपको इस तरह से अपने फंड का चुनाव करना है। नेम बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ आप सीखोगे तो आगे भी आपके लिए काम आएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शायद ये आज का पहला और आखिरी वीडियो हो, बाकी पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।